Okay, now this is our lecture 3 of metallurgy, and we were discussing calcination and roasting. Clear? Calcination and roasting. तो कैल्सिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि ओर को हीट करते हैं हम एब्सेंस ऑफ एयर में या फिर बहुत लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में या फिर बहुत लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, और एब्सेंस ऑफ एयर में भी बिलो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना चीज़ का, एब्सेंस ऑफ एयर, बिलो मेल्टिंग पॉइंट और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। फिर इसमें इसके अंदर कार्बोनेट ओर्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स ओर्स होते हैं या हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होती है, जो अभी मैं एग्जांपल दूंगा उससे क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट मॉइस्चर इसमें रिमूव हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर सल्फर की इम्प्योरिटी जो है इसके अंदर या तो SO2 की तरह या सल्फर एज इट इज उड़ जाएगा, डायरेक्ट उड़ जाएगा। सल्फर विल बी एस्केप्ड एज वोलेटाइल गैस। ऐसे ही आर्सेनिक, ऐसे ही फॉस्फोरस, और ऐसे ही अगर एंटीमनी है तो एंटीमनी भी। तो इसमें ज़्यादातर ये डायरेक्ट उड़ जाते हैं, इसमें SO2 बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसके अंदर। ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, कुछ SO2 की फॉर्म में उड़ेगा तो कुछ ऐसे उड़ जाएगा, ऐसे ही इधर भी। क्लियर? तो ये वोलेटाइल गैसेस की फॉर्म में एस्केप कर जाएंगे बिकॉज वी आर हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, डायरेक्टली एस्केप कर जाएंगे। और इसके अलावा जो ओर है, क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं कैसे, एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे जब, और बिलो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से पहले, यानी जो गैसेस निकलेंगी, इसमें कैल्सिनेशन में क्या लिया हमने, कार्बोनेट ओर लिया जैसे, तो गैस जो निकलेगी वो CO2 होगी। CO2 गैस जब सॉलिड में से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, और पोरस हो जाएगा और एनहाइड्रस हो जाएगा, पोरस एंड एनहाइड्रस, और विल बिकम पोरस एंड, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर से क्या हो रहा है, CO2 गैस बाहर निकल रही है, तो और क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा और एनहाइड्रस हो जाएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो इसलिए और पोरस हो गया, एनहाइड्रस हो गया, तो अब इसका सर्फेस एरिया बढ़ गया, क्योंकि अब अगले नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा हमारा, ऑक्साइड से मेटल बनाना। तो अब उसके लिए हम क्या डालेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ डालेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हम डालेंगे वो अब इन होल्स में, इन पोर्स में आसानी से अंदर चला जाएगा, आसानी से अंदर चला जाएगा। तो उस ऑक्साइड के साथ, उस मेटल ऑक्साइड के साथ प्रॉपर रिएक्शन करके उसको मेटल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी एक फायदा होगा यहाँ पे, ओर को पोरस कर दिया। क्यों पोरस हुआ, क्योंकि जब सॉलिड में से गैसेस डायरेक्टली बाहर निकलेंगी, ऐसे जैसे कि हम ओर को हीट कर रहे हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट, तो इससे क्या होगा कि ओर पोरस हो जाएगा, उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, एनहाइड्रस हो जाएगा, तो अंदर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जाएगा और आसानी से उसको ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देगा। सरफेस एरिया क्योंकि बढ़ गया और रेट ऑफ रिएक्शन इससे फास्ट हो जाता है। और इसके अंदर हमें एक्सटर्नल हीट, ध्यान देना इधर, हमें इसके अंदर एक्सटर्नल हीट चाहिए होती है, एक्सटर्नल हीट चाहिए होती है। सो प्रोसेस क्या होगा, ये एंडोथर्मिक, एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, डीकम्पोजिशन वाला प्रोसेस है। क्लियर? ये प्रोसेस क्या है, डीकम्पोजिशन वाला प्रोसेस है। तो इसमें थर्मल डीकम्पोजिशन होता है सीधा, क्योंकि हीट कर रहे हैं हम, डायरेक्टली हीट कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन होता है इसके अंदर, इसलिए ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। बात समझ आ गई नहीं है? तो ये कैल्सिनेशन था। और रोस्टिंग जो होगा, इसके जस्ट लगभग मैक्सिमम पॉइंट्स ऑपोजिट होंगे, कुछ पॉइंट्स सेम भी होंगे रोस्टिंग के अंदर। एक बार ध्यान दे देंगे, फिर मैं डिफ्रेंशिएट करके भी दिखा दूंगा आपको, ताकि और क्लियर हो जाए। तो इसमें रोस्टिंग में क्या करेंगे हम, रोस्टिंग, इसके अंदर यहाँ पे एब्सेंस ये क्या आ जाएगा, प्रेजेंस, और को हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर में, प्रेजेंस ऑफ एयर में बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी ध्यान रखना इसके अंदर, और इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट इसको हीट करेंगे तो उससे सेम वही चीज होगी, और पोरस हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो इजीली वर्केबल होगा सब्सिक्वेंट स्टेज में। सब्सिक्वेंट स्टेज मीन आगे आने वाली स्टेज, यानी ऑक्साइड से जब मेटल बनाना है, तो उसमें क्या होगा, पोर्स के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट चला जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रॉपर होगी और ऑक्साइड से मेटल आसानी से बन जाएगा। तो इसमें हमें एब्सेंस ऑफ एयर तो है नहीं, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर है, इसमें हमें हीट ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। तो इस ये किसके लिए, इनके लिए नहीं है अभी, ये किसके लिए होगा, इसके लिए नहीं होगा, ये किसके लिए होगा, ओनली फॉर, ये हटा देंगे यहाँ से, है ना, ये होगा हमारा सल्फाइड ओर्स के लिए। क्लियर? दिस विल बी फॉर सल्फाइड ओर्स, ये सल्फाइड ओर्स के लिए होगा, दिस विल बी फॉर सल्फाइड ओर्स। क्लियर? तो इसमें मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये सेम रहेगा। अब सल्फर कैसे उड़ेगा इसमें, पहले तो डायरेक्ट उड़ गया था, अब उड़ेगा SO2 बनकर। P4 कैसे उड़ेगा, P4O10 या P2O5, इस तरीके से बन के एस्केप कर जाएगा। और आर्सेनिक AS2O3 या AS2O5, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और AS2O5 या AS2O3 बन के एस्केप कर जाएगा। ऐसे ही SB2O3 SB2O5 बन करके ये चारों अपना ये एस्केप कर जाएंगे, वोलेटाइल गैसेस की फॉर्म में एस्केप कर जाएंगे इस तरह से। और बाकी इसमें एक्सटर्नल हीट हमें नहीं देनी पड़ रही है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सीधा।
तो ये प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक। अभी प्रूव भी कर देंगे ऑक्सीडेशन। सो इसमें उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन, सो एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक होगा, ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसका डिफरेंस बता देता हूँ आपको, ताकि और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल प्लस डिफरेंस, एक बार जल्दी से नोट करेंगे, एग्जाम्पल प्लस डिफरेंस, और कोरिलेट करा के करेंगे ताकि और ढंग से समझ आ जाए। ध्यान देंगे इसको। जैसे अगर मैं बात करूं पहले से कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन और यहां पे रोस्टिंग, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहीं से देख लेंगे डिफरेंस क्या है। कैल्सिनेशन के अंदर हमने ये बना किसके लिए, कार्बोनेट और इसके लिए, हाइड्रोक्साइड्स के लिए, या फिर किसके लिए, कार्बोनेट के लिए, हाइड्रोक्साइड्स के लिए, या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। अभी सिर्फ लिखेंगे ये किसके, दिस इज फॉर सल्फाइड ओनली, ये सल्फाइड के लिए। अब इसके अंदर ध्यान देना, आप यहाँ से पॉइंट मैं कोरिलेट कराऊंगा यहाँ से। तो इसमें और को हीट करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, एब्सेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। इस वाले में क्या आएगा, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ये आ गया, दोनों पॉइंट डिफरेंस आ रहा है यहाँ से। फिर इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट में एब्सेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट है, तो उससे क्या होगा, ओर बिकम्स पोरस। दोनों के पॉइंट सेम बिल्कुल, और क्या हो जाएगा, बिकम्स पोरस। क्यों पोरस हुआ अभी बताया मैंने, क्योंकि जब हम किसी को हीट कर रहे हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट रीच करने से पहले, यानी गैसेस किससे निकलेंगी, सॉलिड में से निकलेंगी। जैसे SO2 गैस, इसमें कौन सी निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। इसमें कौन सी गैस निकलेगी, SO2 गैस निकलेगी। तो अब गैसेस सॉलिड में से निकलेंगी, जब सॉलिड में से गैस कोई चीज बाहर निकलेगी तो और भी छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, पोरस हो जाएगा, वो एनहाइड्रस हो जाएगा, पोरस हो जाएगा एंड एनहाइड्रस हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर भी निकल जाएगा। पोरस एंड एनहाइड्रस इन बोथ द केसेस, इसमें भी और इसमें भी। सो इट इज easy to work with it in the subsequent stages। आगे आने वाली स्टेज में आसानी से हम इसका वर्क कर सकते हैं, वो मैंने अभी बताया। जैसे अब हमें नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होगा, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से क्या बनता है, ऑक्साइड। ऑक्साइड के बाद अब हमें क्या बनेगा, मेटल बन जाएगा। मेटल बनाने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट इन पोर्स में आसानी से अंदर चला जाएगा। जब आसानी से अंदर जाएगा तो रिडक्शन आसानी से कर देगा, तो मेटल मिल जाएगा आराम से। तो ये यहाँ पे दोनों के पॉइंट सेम है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे अगर मैं और मैंने ले लिया CaCO3, हीट किया, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो CaO प्लस CO2 गैस निकल रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। और ये हमें पता है थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ तो ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। हीट दे रहे हैं तो प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक। तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बन रहा है। एब्सेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट है, गैसेस बाहर निकलेंगी सॉलिड में से, पोरस हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा, इजीली वर्क कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे बिलो मेल्टिंग पॉइंट था। अगला पॉइंट बोला मैंने, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, तो ये क्या हो गया, CaO प्लस CO2 मिला थर्मल डिकम्पोजिशन में। और ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसमें ऑक्सीडेशन हुआ कैसे, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे ZnS या PbS, कोई भी लिखते हैं, ZnS प्लस O2 क्या मिल जाएगा, ZnO प्लस SO2, ZnO प्लस SO2। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। दिख भी रहा है, ऑक्सीडेशन वैसे भी एक्सोथर्मिक होता है, नहीं तो हमें दिख भी रहा है यहाँ पे कि ZnS जो है ये कम स्टेबल है, ZnO ज़्यादा स्टेबल है। ZnO ऑक्साइड के साथ जिंक की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक। और फिर इसके अंदर इम्प्योरिटीज कैसे एस्केप की थी, सल्फर ऐसे एस्केप कर जाएगा, आर्सेनिक, Sb, फॉस्फोरस, ये ऐसे एस्केप कर जाएंगे, क्लियर। और इसके अंदर इसमें कैसे एस्केप करेगा, सल्फर हमारा, सल्फर है या फॉस्फोरस है या फिर आर्सेनिक है या Sb है, ये कैसे एस्केप कर जाएंगे, O2 डालने से, ये SO2, ये P4O10, ये AS2O5,
या AS2O3, ये Sb2O5 या Sb2O3। इस तरह से ये गैसेस सारी एस्केप कर जाएंगी। तो अब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे उस पर। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग में इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है? CO2 गैस। इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है? SO2 गैस। एक में ये भी डिफरेंस में लिख सकते हैं वैसे तो, इसमें CO2 गैस जनरली रिलीज होगी, इसमें SO2 गैस रिलीज होगी, बिकॉज दिस इज फॉर कार्बोनेट ओर्स एंड दिस इज फॉर सल्फाइड ओर्स। अब देखेंगे एग्जाम्पल्स कैल्सिनेशन की और रोस्टिंग की। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की एग्जांपल नोट कर लेंगे एक बार, फिर नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इसके बाद, ऑक्साइड से मेटल कैसे मिलेगा, एलिंगम डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो करना है हमें मेन नंबर। तो अब यहाँ पे कैल्सिनेशन की कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं, कैल्सिनेशन एग्जांपल्स। तो इसमें पहली एग्जांपल, जैसे अगर मैंने हीट किया से लाइमस्टोन को हीट किया तो क्या मिल जाएगा? CaO प्लस CO2। नाम नोट करते रहना, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CO2 गैस मिल जाएगी। दूसरी एग्जांपल, फिर मैंने हीट किया से डोलोमाइट को, CaCO3 डॉट MgCO3, इसे क्या बोलते हैं? डोलोमाइट। नाम लिखते रहना जरूर। डोलोमाइट को हीट किया तो CaO प्लस MgO प्लस CO2, नाम पहले भी बताए हुए हैं इनके, ये मिल जाएगा डोलोमाइट। क्लियर। तीसरा मैंने हीट किया सिडराइट को, सिडराइट SIDERITE, सिडराइट को हीट किया तो FeO प्लस CO2, FeO प्लस CO2 गैस एस्केप कर जाएगी। फिर मैंने हीट किया मैग्नेसाइट को, MgCO3, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेसाइट। ये लाइमस्टोन था, ये मैग्नेसाइट, ITE मैग्नेस, MAGNESITE, तो MgO प्लस CO2 मिल जाएगा। फिर मैंने हीट किया सिरोसाइट को, PbCO3 को हीट किया तो मिल जाएगा PbO प्लस CO2, CERR, स्पेलिंग कैसे? CERRUSITE, CERRUSITE, तो इसको हीट किया तो ये मिल जाएगा। नेक्स्ट फिर मैंने हीट किया सपोज हाइड्रेटेड ऑक्साइड को, Al2O3 डॉट XH2 या 2H2O, बॉक्साइड ले लिया कर दो 2H2O, तो हीट किया तो क्या मिल जाएगा? अब ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है यानी बॉक्साइट और है, तो प्लस 2H2O। मैंने हीट किया लिमोनाइट को, लिमोनाइट Fe2O3 डॉट 3H2O, तो हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? Fe2O3 प्लस 3H2O, लिमोनाइट LIMONITE, LIMONITE। फिर मैंने हीट किया सपोज हाइड्रोक्साइड को, तो क्या मिल जाएगा हीट करने पर? Al2O3 प्लस H2O। सारे ओर्स के नाम याद होने चाहिए, कार्बोनेट ओर्स लिख रहे हैं और हाइड्रोक्साइड लिख रहे हैं या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स लिख रहे हैं, और भी एक आध नोट कर लेंगे। फिर मैंने हीट किया सपोज मेलाचाइट को, मेलाचाइट का फॉर्मूला क्या था? लास्ट टाइम बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसके। तो मेलाचाइट CuCO3 डॉट CuCO3 नाइन्थ, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, तो इसको हीट करेंगे तो CuO प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंस कर लेंगे 2CO आ जाएगा इसमें। फिर मैंने हीट किया एज्यूराइट को, एज्यूराइट क्या होता है? 2COCO3, मेलाचाइट MALACHITE, MALACHITE, एज्यूराइट AZUCHIT, एज्यूराइट AZURITE, AZURITE, इसको हीट करेंगे तो इसमें CuO प्लस H2O प्लस CO2, बस CO2 के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे इसमें। तो इस तरह से ध्यान रखना है। ये ओर्स हैं, और भी हो सकते हैं, जितना बताया एटलीस्ट इतना तो करना है। 10 मिनट बता दिए इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे, ओर्स के नाम इससे याद हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट नोट करना है रोस्टिंग, रोस्टिंग। क्लियर। अब रोस्टिंग करेंगे इसके अंदर। रोस्टिंग, रोस्टिंग किसके लिए होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए। सपोज मैंने लिया ZnSO2 डाला इसमें, तो क्या मिल जाएगा? ZnO प्लस SO2, ZnS प्लस O2 क्या देगा? ZnO प्लस SO2। फिर मैंने लिया से PbS गैलिना प्लस O2, PbO प्लस SO2, PbO प्लस SO2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर ध्यान रख सकते हैं तो कर लेंगे, हालांकि रोस्टिंग में ये सफिशिएंट है इतना। PbS, ये 3 मेटल्स ऐसे हैं, CuHgPb, CuHgPb, जिनका ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन होता है। और भी हैं इसमें, Ag का भी हो सकता है कहने को तो, लेकिन ये 3 याद रखने हैं। बहुत बार क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, जे एडवांस में या मेंस में आया हुआ है, इसलिए 3 याद रखने हैं। क्यों होंगे पंजाब से याद कर लेना, क्यों होंगे पंजाब, इस तरीके से।
तो कुछ स्टोरी है उसमें बनता है ऐसा, तो ऐसे मैंने इसलिए बोल दिया, क्यों होंगे पंजाब से याद कर लेना इसको। इन तीनों का क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, ये ध्यान रखना है। ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स देयर सल्फाइड्स अंडरगो सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन मतलब ये मेटल का सल्फाइड और मेटल का ऑक्साइड दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, मेटल को बना देंगे। मेटल सल्फाइड पीबीएस प्लस O2 क्या बना, पीबीओ। स्टेबल है ये, कुछ बच जाएगा, ये बन गया लिमिटेड सप्लाई है इसका। रोस्टिंग किया, पीबीएस पीबीओ बना, पीबीएस बचा, ये दोनों मिलकर रिएक्ट जब करेंगे पीबीओ, तो सल्फर की जो एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, तो इसीलिए इस मेटल के कंपैरिजन में सल्फर की ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी क्या होगा, ज़्यादा होगी, तो इसलिए मेटल के कंपैरिजन में, तो इसलिए पीबी बन जाएगा प्लस SO2 बन जाएगा। तो पीबी प्लस SO2, ये ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ रिडक्शन। मेटल की सल्फाइड लेते हैं, ऑक्सीजन डालेंगे, पीबीओ बना। सर ज़्यादातर ये कम रिएक्टिव मेटल्स के लिए होता है, ये भी ध्यान रखना है, जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो इसलिए वो ऐसे हो जाएंगे। और भी दो एग्जांपल है, दोनों का मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना है। इसमें जेई एडवांस में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इन रिएक्शंस के अंदर। जैसे अगली मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, से HGS के लिए, HGS के लिखा, HGS प्लस O2 क्या बनेगा, HGO प्लस SO2, कौन सा हो रहा है, सिनाबार। नाम नोट कर लेंगे, जिंक ब्लेंडे, स्पेलराइड भी कहते हैं, जिंक ब्लेंडे, BLENDE, गैलिना PBS, गैलिना PBS। HGS क्या है, सिनाबार, CINNABAR, सिनाबार। HGO प्लस SO2 मिल गया, अब HGO बन गया, HGS बच गया। अगेन सल्फर की एफिनिटी क्या है, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है, तो Hg मरकरी मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में प्लस SO2। तो ये भी क्या है, सेल्फ रिडक्शन ऑफ। और इसमें जैसे पीवी जो मिलता है बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में ही मिल जाता है इसमें, क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट आया ये दोनों, इसका भी सेल्फ रिडक्शन हो गया। तीसरा कौन सा, Cu का, Cu का सेल्फ रिडक्शन, Cu2S, कॉपर ग्लास देते हैं इसमें, Cu2S प्लस O2। थोड़ा हिंट इसका एलिगम डायग्राम में भी मिलेगा कि इन्हीं तीनों का सेल्फ रिडक्शन क्यों हो रहा है। Cu2S प्लस O2 क्या मिलेगा, Cu2O प्लस SO2, Cu2O प्लस SO2। अब ये बन गया, ये बच गया, Cu2S प्लस Cu2O क्या दे देगा, Cu प्लस SO2। तो इन तीनों में रिएक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्वेश्चन आया था। तो इधर तीनों में रिड्यूसिंग एजेंट जो है S2 माइनस होगा, S2 माइनस से क्या बन रहा है, SO2। S की -2 स्टेट, यहाँ पे S की +4 स्टेट बढ़ गया, S की -2 से S+4, तो इसलिए S2 माइनस इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट इन दीज रिएक्शंस। और तीनों रिएक्शन कौन सी है, ये सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, ये मैं आगे भी यूज करूंगा, याद कर लेना देखो कैसे होती है रिएक्शन तीनों। तो ये रोस्टिंग वाली रिएक्शन पूछेंगे तो सिर्फ ये दिखाना है, ये दिखाना है, रोस्टिंग में ये दिखाना सिर्फ, क्लियर, दिस इज रोस्टिंग। तो ये रोस्टिंग की रिएक्शंस थी, ये सारी रिएक्शंस करनी है और याद करना है इनको। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। ये हमने रोस्टिंग में कैल्कुलेशन और डिफरेंस कर लिया, स्कूल में पूछते हैं, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेक्चर 3 हमारा ये, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एलिंगम डायग्राम। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसको समझाने के बाद भी दोबारा दोबारा बोला जाता है कि इसको सर दोबारा समझा दीजिए, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। एलिंगम डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें समझने वाला टॉपिक ही यही है। बाकी सब पढ़ के एनसीईआरटी से हो सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, इसको ध्यान देना है। एलिंगम डायग्राम, एलिंगम डायग्राम, तो इसके अंदर पहले तो ध्यान रखना है, एलिंगम जो एक साइंटिस्ट था, तो ये हमारा जो अभी हमने क्या बना लिया, पीछे हमने बना लिया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल बनाना है, तो उसके लिए कौन सा बेटर चॉइस होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वो पता लगाने के लिए एक तरीके से हम एलिंगम डायग्राम पढ़ते हैं। वो पता लगाने के लिए कि विच मेटल इज बेटर चॉइस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिड्यूसिंग द पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड, वी स्टडी दिस एलिंगम डायग्राम, क्लियर, दिस इज एलिंगम डायग्राम। एलिंगम ने दिया था, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं इसके, जो अगर हम इंजीनियरिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मेटलर्जी, मेटलर्जी से रिलेटेड इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें पढ़ते हैं इस चीज़ को, एलिंगम डायग्राम वगैरह को। तो एलिंगम डायग्राम ये हम बनाते हैं, जो डायग्राम बनाएंगे हम, वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का होगा, मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का होगा, और डेल्टा जी वर्सेस टी का, जैसे हमने ये पढ़ा, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्लियर हो गया। मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है, तो उसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेटर होगा, उसको निकालने के लिए एलिंगम डायग्राम पढ़ते हैं। डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच, सबको पता है डेल्टा जी यहाँ पे क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच क्या है, एंट्रोपी चेंज, टी टेम्परेचर। तो एक तरीके से ये डेल्टा जी नॉट लेना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लेना है, नहीं तो और फैक्टर्स भी अफेक्ट कर जाएंगे इसको। डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड में है। अब ये वाई जो एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है, एम एक्स प्लस सी, वाई जो एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है, तो इसका कर्व जो है वाई वर्सेस एक्स बनेगा। एक्स क्या है हमारा, y वर्सेस एक्स, एक्स क्या है टेम्परेचर, और y डेल्टा जी वर्सेस
टेम्परेचर कर्व बनना है, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर कर्व। तो उसको बहुत ध्यान से समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा अब यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है, इसमें ध्यान देंगे। इसमें हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ये पता सबको, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, रैंडमनेस कब ज़्यादा होती है, जब प्रोडक्ट में गैसेस बन रही हैं, सॉलिड से गैस बन जाए या सॉलिड से लिक्विड बन जाए, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पता है रैंडमनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है रिएक्शन के अंदर, यानी प्रोडक्ट में रैंडमनेस ज़्यादा है, तो डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव, जो हमें फेवर करेगा। सही है, तो अब इसको स्टडी करेंगे एलिंगम डायग्राम को। एलिंगम डायग्राम, उसकी 2 लिमिटेशन थी, लिमिटेशन ध्यान रख लेंगे अभी से कि इसने प्री एज्यूम किया था रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, जो कि हमेशा ट्रू नहीं होगा अगर सॉलिड्स होंगे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स। तो पहली लिमिटेशन थी, इट हैज प्री एज्यूम्ड दैट रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये इसका एजम्पशन था जो कि 100% सही नहीं था। तो दूसरी लिमिटेशन थी, इसने काइनेटिक्स और रिडक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताया, स्पीड ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताया। पहली एजम्पशन कि इसने हम क्या नहीं बताया, इट हैज प्री एज्यूम्ड दैट द रिएक्शंस आर इन इक्विलिब्रियम, जो कि ट्रू नहीं होगा अगर सॉलिड्स या लिक्विड्स होंगे, तो उसके रिएक्शन एक डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। दूसरा पॉइंट, इसने स्पीड ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताया था, स्पीड ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। तो इसको ध्यान देंगे अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, क्लियर। तो इसको देखेंगे एलिंगम डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से बनाना है इसको। तो इसमें डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर। ये क्यों बना रहे कर्व, मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं से -1200 से, या कम से -1000 से स्टार्ट कर दिया सपोज। डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज है -1000, -800, -600, -400, -200, 0 डेल्टा जी नॉट, +200, इस तरह से कुछ है। और यहाँ टेम्परेचर ले लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, 400, 600, 800, 1000, 1200, इस तरह से कुछ जाके आगे आ जाएगा। तो कर्व बहुत ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, ध्यान देंगे इधर। सपोज अगर मैं रिएक्शन लेता हूँ C + ½ O2, C प्लस ऑक्साइड्स के लिए सारा ये, और कार्बन को हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, कार्बन क्योंकि लेस एक्सपेंसिव होता है, कोयला जो है सस्ता होता है, इसलिए मैक्सिमम के लिए हम चाहेंगे कि कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो C + ½ O2 गिव्स CO, CO गैशियस, O2 गैशियस, कार्बन सॉलिड। तो डेल्टा का साइन क्या होगा इसमें, डेल्टा का साइन इधर आधा मोल गैस, इधर 1 मोल गैस, तो डेल्टा का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा का साइन पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस नॉट, ये है। अब डेल्टा एस का साइन जब होगा पॉजिटिव, डेल्टा का साइन पॉजिटिव, तो ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी टेम्परेचर बढ़ाने से, ये टर्म क्या होती जाएगी, और नेगेटिव। तो रिएक्शन कहाँ, ये कर्व कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ जाएगा, ये टर्म टेम्परेचर बढ़ाने से और नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। डेल्टा एच को फिक्स मान लेते हैं, टी अगर बढ़ेगा तो दिस टर्म विल बिकम मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ पे ज़्यादा, नीचे की तरफ, तो कर्व नीचे की तरफ आएगा। और कार्बन नॉन मेटल है तो कर्व ऊपर से ही स्टार्ट होगा इसका, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, ये मेटलिक कैरेक्टर से पता लगता है थोड़ा सा। तो ये कर्व मान लिया मैंने ऐसे स्टार्ट हो रहा है सपोज, थोड़ा स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे, तो ये कर्व हमारा C से CO, ये ध्यान रखना है, C से, दिस इज डेल्टा जी नॉट ऑफ C से CO, यानी डेल्टा जी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है तो हमारे फेवर कर रही है कि नहीं कर रही है, फेवर, ये फेवर कर रही है वैल्यू, डेल्टा जी नॉट कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्लियर होगा कि नहीं। आधा मोल गैस, 1 मोल गैस, डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और नेगेटिव होगी, इसको हटाई दो बेशक डेल्टा एच को, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और टर्म नेगेटिव होगी, नेगेटिव कहाँ पे, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए हम नीचे की तरफ जाएंगे, कर्व ऊपर से नीचे जाएगा। ऊपर से यहाँ से अप्रोक्सीमेटली क्यों स्टार्ट किया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है अच्छा मेटल नहीं है, तो उसका कर्व नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, मतलब नीचे से बन नहीं सकता, सीधी सी बात है। दूसरा कर्व अब बना रहे हैं CO के लिए, CO + ½ O2 गिव्स इक्विलिब्रियम में CO2, अब CO भी गैस, O2 भी गैस, CO2 भी गैस, तो इसका कर्व कैसे बनेगा। अब इसका डेल्टा एस क्या है, इधर 3/2 मोल गैस, 1 मोल और ½ मोल, 3/2 मोल गैस है, इधर 1 मोल गैस है, इसलिए डेल्टा का साइन क्या होगा इसका डेल्टा का साइन होगा हमारा नेगेटिव, डेल्टा का साइन नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से और पॉजिटिव, यानी कर्व ऊपर। यही मेन चेक करना है मैं, कौन नीचे है कौन ऊपर है,
तो ये CO से CO2 का कर्व, ये डेल्टा जी नॉट है एक्चुअल में, ध्यान रखना डेल्टा जी नॉट ऑफ C से CO है, और ये क्या है डेल्टा जी नॉट ऑफ CO से CO2, यानी CO रिएक्टेंट CO2 प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कर्व जो है, नेक्स्ट कर्व देखेंगे, सपोज C प्लस O2 गिव्स CO2, तो यहाँ पे 1 मोल गैस इधर 1 मोल गैस इधर, तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, तो एक तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करेगा, सही ना। 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस, तो डेल्टा इसका साइन प्लस माइनस या जीरो मान सकते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसका कर्व कुछ ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है C से CO2 का, और ये जो पाथ है इधर इक्विलिब्रियम में होंगे सारे, ये C CO CO2 तीनों क्या होंगे इधर इक्विलिब्रियम में, क्लियर, ये इक्विलिब्रियम में होंगे तीनों, क्लियर, ऑल द थ्री विल बी इक्विलिब्रियम। ये ऊपर से बनना चाहिए था वैसे, इसको ऊपर से लेते ज़्यादा सही रहता, ऑल द थ्री विल बी इन इक्विलिब्रियम, इसको थोड़ा ऊपर से लेते, चलो कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो नेक्स्ट इसको लेंगे, इसको ऊपर से ले लेते हैं एक बार, इसको ऊपर से ले लेते हैं एक बार, फर्क पड़ेगा नहीं उससे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा पहला कर्व क्या था, C से CO, ये गया था नीचे की तरफ, C से CO, ये नीचे की तरफ गया, CO से CO2 ये गया ऊपर की तरफ, CO से CO2 ये ऊपर की तरफ, और ये हमारा गया कुछ ऐसे C से CO2। तो ये पॉइंट जो दिख रहा है थोड़ा बहुत गैप 10, यहाँ इस रीजन के अंदर एग्जैक्टली इंटरसेक्शन नहीं होता इस पॉइंट से, इस रीजन में C CO और CO2 तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे इस रीजन में, और ये टेम्परेचर भी अप्रॉक्सीमेटली कितना जाता है 710 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर थोड़े चेंज हो रहे हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ये वेरिएशन इसको मान लेते हैं थोड़ा सा, ये 710 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ जाता है, 1000 केल्विन के आसपास कुछ जाएगा, तो ये ध्यान रखना 710 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये हमने जो लिखा है टेम्परेचर हटा देंगे इसको, इससे नहीं करना, तो 710 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा टेम्परेचर, ये मान लेते हैं 710 डिग्री सेल्सियस के आसपास जहाँ पे ये होगा। तो अब इन तीनों के लिए अब ध्यान देना, अगर एक क्वेश्चन क्या आता है, जो नीचे है कर्व, जो नीचे कर्व है यानी उसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव, यानी वो सब्सटेंस उसका रिएक्टेंट क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखना है कि जो कर्व असेंडिंग है यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कर्व असेंडिंग है उसका रिएक्टेंट लोअर टेम्परेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, उसका रिएक्टेंट यानी CO इट इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट लोअर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, डेल्टा जी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, तब तो रिड्यूसिंग नहीं रहेगा। ऐसे ही जो कर्व डिसेंडिंग है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उसका जो रिएक्टेंट है वो कब होगा अच्छा रिड्यूसेंट, हायर टेम्परेचर पे। ये एक तरह से मान सकते हैं कि हायर टेम्परेचर जोन है ये वाला, ये हायर टेम्परेचर जोन है इधर वाला, दिस इज से हायर टेम्परेचर जोन, और इधर वाला जो जोन है यहाँ पे 710 के आसपास लोअर टेम्परेचर जोन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि जो कर्व नीचे है डेल्टा जी उसका ज़्यादा नेगेटिव होगा, वो अच्छा, उसका रिएक्टेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो कर्व नीचे है ध्यान रखना उसका रिएक्टेंट जो है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। तो तीनों में किस कर्व नीचे है लोअर टेम्परेचर जोन में, ये वाला कर्व, ये कर्व किसका है CO से CO2 का, यानी CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन C एट लोअर टेम्परेचर जोन। ये कर्व क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, किस बोलेगा 673 केल्विन पे विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो 673 केल्विन टेम्परेचर तो नीचे की तरफ आएगा, लोअर टेम्परेचर जोन में आएगा, तो लोअर टेम्परेचर जोन में कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, CO। तो क्या लिख के आएंगे, सिंस डेल्टा जी नॉट ऑफ CO से CO2 इज लेस देन डेल्टा जी नॉट ऑफ C से CO या C से CO2, देयरफॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन और बिलो दिस टेम्परेचर एंड अबव दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बाद क्या हो जाएगा, C हायर टेम्परेचर जोन में कौन सा अच्छा रिड्यूसेंट है, C से CO। तो ऐसे ही प्रॉपर वर्ड्स होने चाहिए तो जाके मार्क्स मिलेंगे। डेल्टा जी नॉट ऑफ CO से CO2 इज लेस देन डेल्टा जी नॉट ऑफ C से CO एट लोअर टेम्परेचर, बट एट हायर टेम्परेचर C हो जाएगा अच्छा रिड्यूसेंट। हाई टेम्परेचर पे C अच्छा रिड्यूसेंट, लो टेम्परेचर पे CO को लेंगे अच्छा रिड्यूसेंट। तो CO इज बेटर रिड्यूसेंट एट लोअर टेम्परेचर जोन। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हुई है यहाँ पे। लो टेम्परेचर पे CO अच्छा रिड्यूसेंट है और हाई टेम्परेचर पे C। तो ये यहाँ पे डिस्कस हो गया। नेक्स्ट नोट करेंगे अब यहाँ पे ना जितने भी कर्व्स बनेंगे मेटल के, मेटल तो क्या होगा हमेशा सॉलिड, मेटल क्या होगा सॉलिड, और मेटल की ऑक्साइड क्या होगी सॉलिड, तो बीच में ऑक्सीजन आएगा तो डेल्टा एस हमेशा आएगा नेगेटिव। क्लियर होगी बात कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना है इसमें, जैसे अगर मैंने लिया
कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे हम जिंक को ही ले रहे हैं सपोज, जिंक प्लस हाफ O2 ZnO, तो ये सॉलिड, ये सॉलिड, और ये क्या है, गैस। तो जितने भी मेटल्स हैं, मेटल जनरली दे आर इन सॉलिड फॉर्म, मेटल सॉलिड फॉर्म में है, और उनकी जो ऑक्साइड है वो भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो डेल्टा एस क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। डेल्टा एस क्या आ जाएगा इनका, नेगेटिव। डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये नेगेटिव, तो ये टर्म पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाने से कर्व कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। जितने भी मेटल्स हैं सबको कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, ध्यान रखना। जितने भी मेटल्स हैं सबका कर्व ऊपर की तरफ। अब जिंक वाला कर्व कैसे जाता है वो ध्यान रखना है। हल्का सा, जिंक अच्छा मेटल है तो हल्का सा इससे ऐसे जाएगा कुछ, ये गया, फिर ऐसे जाएगा जिंक से ZnO कर्व। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बहुत देख के बनाना, पहले साथ साथ बनाओगे तो बन जाएगा, नहीं तो टफ हो जाएगा थोड़ा कर्व। ये जिंक से ZnO का। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे जब ड्रास्टिक चेंज आया डेल्टा जी के अंदर, डेल्टा जी ज़्यादा पॉजिटिव होने लग गया। क्यों ज़्यादा पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है, जिंक जो है ये सॉलिड से किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा। अभी सॉलिड से सॉलिड है, जब ये लिक्विड में जाएगा, अभी डेल्टा एस क्या था, नेगेटिव था हमारा, डेल्टा एस नेगेटिव था। जब ये लिक्विड बन जाएगा तो ये लिक्विड, ये गैस, इधर तो क्या है, एंट्रोपी रेंडमनेस क्या बहुत ज़्यादा, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में बहुत कम, क्योंकि सॉलिड है। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये भी लिक्विड बन गया ना। पहले आधा मोल गैस ही इसको नेगेटिव बना रहा था, अब ये लिक्विड भी इसको क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा नेट। तो इसलिए जब ये लिक्विड बन जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो डेल्टा एस विल बिकम मोर नेगेटिव। डेल्टा एस जब ज़्यादा नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव होगा। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स फेज चेंज। और फिर आगे जाके अगर लिक्विड से ये बना जिंक लिक्विड, फिर बनेगा जिंक गैस, जब गैस बनेगा तो दोबारा एक कर्व ऊपर उठेगा। इस पॉइंट पे मान लिया मैंने गैस बन रहा है, वेपर्स बन रहे हैं इसके, तो इस पॉइंट पे दोबारा कर्व ऊपर उठेगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है चीज़ का, ये पॉइंट जो है फेस चेंज को रिप्रेजेंट करता है। कैसे कर रहा है, क्लियर हो गया कि नहीं है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बनेगा या लिक्विड से गैस बनेगा, तो उस पॉइंट पे फेस चेंज होगा। फेस चेंज होगा तो डेल्टा एस और नेगेटिव हो जाएगा, जब और नेगेटिव तो टेम्परेचर बढ़ाने से एकदम और पॉजिटिव होगी तेजी से, इसलिए कर्व ऊपर की तरफ जाता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। तो अब मैंने एक कर्व बना दिया जिंक ऑक्साइड वाला, इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन कैसे है एनसीईआरटी के अंदर, क्वेश्चन है कि ZnO के लिए, क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। ZnO के लिए बेटर चॉइस क्या होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, C और CO, एनसीईआरटी में 2 बार दे रखा है। जिंक ऑक्साइड के लिए बेटर चॉइस क्या है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, C और CO। देखते ही पता लग रहा है कर्व से। देखो अगर हम C लेते हैं तो C वाला, ये कर्व तो नीचे है अभी, लोअर टेम्परेचर जोन पे तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। लोअर टेम्परेचर पे ना तो C ना CO, लेकिन हायर टेम्परेचर जोन पे इस पॉइंट पे जब डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 इक्विलिब्रियम पे है, दोनों का डेल्टा जी नोट बराबर हो जाएगा, C से CO का, और ZN से ZN होगा, इस पॉइंट पे 0। इस पॉइंट के बाद C वाला कर्व नीचे आ गया, C वाला कर्व नीचे आ गया, इसलिए इस पॉइंट के बाद, इस टेम्परेचर के बाद, जो हो सकता है 1200 केल्विन के आसपास हो, तो ये अप्रोक्सीमेशन है, वो चेक कर लेंगे एक बार। तो उस पॉइंट पे जिंक ऑक्साइड विल बी रिड्यूस टू Zn प्लस CO। स्मेल्टिंग भी कहते हैं कार्बन से रिडक्शन को, कार्बन से रिडक्शन को या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन को स्मेल्टिंग भी कहते हैं। अब CO क्या इसको रिड्यूस कर सकता है, CO को रिड्यूस करने के लिए, ये जिंक ऑक्साइड का कर्व नीचे है, अगर रिड्यूस करेगा भी जाके तो कहाँ पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो लगभग इम्पॉसिबल है। तो बेटर चॉइस एज रिड्यूसेंट इज कार्बन। जिसका कर्व नीचे, उसका रिएक्टेंट ऊपर वाले कर्व के प्रोडक्ट को रिड्यूस करेगा, ध्यान रखना है। डेल्टा सेंस डेल्टा जी नॉट ऑफ C से CO above this temperature will become more negative as compared to delta G naught of Zn से ZnO will be less than delta G naught of Zn से ZnO, therefore carbon will be able to reduce ZnO। ये ध्यान रखना है, therefore carbon will be able to reduce ZnO। तो इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भी। नेक्स्ट मूव करेंगे आगे। अब जैसे मैंने जिंक वाला ले लिया केस, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट केस है, एनसीईआरटी में 2 बार क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद लिया मैंने एक केस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का तो बहुत नीचे से स्टार्ट होगा। रीजन, मैग्नीशियम का नीचे से क्यों स्टार्ट होगा कि मैग्नीशियम बहुत अच्छा मेटल है, एस ब्लॉक के मेटल तो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे रिड्यूसेंट है, तो कर्व नीचे से स्टार्ट होंगे। तो मान लिया मैंने यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये Mg से MgO, ये लिया कर्व, और ये कर्व लिया एक Al से Al2O3, Al से Al2O3। तो अब बोला क्या किसी भी कंडीशन में एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा कि नहीं, या मैग्नीशियम विल बी एबल टू रिड्यूस Al2O3 और नॉट। तो इस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन। तो ये बिलो दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर अराउंड, ये मान के चलना 1500 केल्विन के ऊपर होता है, लगभग 1350 डिग्री सेल्सियस या 1500 केल्विन के ऊपर।
तो इस टेम्परेचर के बाद एल्यूमिनियम इज एबल टू रिड्यूस MgO, और इस टेम्परेचर से पहले मैग्नीशियम विल बी एबल टू रिड्यूस Al2O3। क्लियर, मैग्नीशियम विल बी एबल टू रिड्यूस इस टेम्परेचर से पहले 1350 डिग्री सेल्सियस पे किसका कर्व, 1350 डिग्री सेल्सियस के पहले किसका कर्व नीचे है, मैग्नीशियम वाला, MgCMg वाला। देयरफॉर मैग्नीशियम विल बी एबल टू रिड्यूस Al2O3, मैग्नीशियम विल बी एबल टू रिड्यूस Al2O3 बिलो 1350 डिग्री सेल्सियस और बिलो 1500 केल्विन अप्रॉक्स, एंड अबव दिस टेम्परेचर कर्व किसका नीचे हो गया, Al वाले का, मैग्नीशियम वाला कर्व ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, और तो इसलिए क्या होगा, एल्यूमिनियम विल बी एबल टू रिड्यूस MgO। बोलते हैं मैग्नीशियम तो Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, देन वाई दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एट रूम टेम्परेचर। ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे Cr2O3 प्लस Al, ये डेल्टा जी इसका Al2O3 प्लस Cr आ रहा है, डेल्टा जी इसका नेगेटिव है, देन ऑल्सो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होंगे, सब सॉलिड फॉर्म में होंगे। सॉलिड फॉर्म में तो हमें कुछ तो इसको मेल्ट तो करना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में एंट्रोपी ज़्यादा होती है, लिक्विड फॉर्म में एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है, रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी, एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी रीच कर जाएगी। और सॉलिड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पे तो कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी क्या होगी, बहुत कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी इसमें, इसलिए फिजिबल नहीं है ऐसा। तो ध्यान रखना कि रूम टेम्परेचर पर क्यों फिजिबल नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर all reactants and products will be in solid form, so entropy will be very less and also activation energy required will be very high। important question है, why this reaction is not feasible at room temperature। तो रूम टेम्परेचर पे सारे रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स हैं सॉलिड फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में एंट्रोपी बहुत कम, तो इसलिए फिजिबल नहीं होगा ये थर्मोडायनामिकली फिजिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो है इसके अंदर अगर आता है, मान लो क्वेश्चन इसके अंदर कि ये मैग्नीशियम जो है Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, तब भी हम यूज़ नहीं करते इसको। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मैग्नीशियम आसानी से रिड्यूस कर रहा है Al2O3 को, बट देन ऑल्सो वी आर नॉट रिड्यूसिंग, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम Al2O3। रीज़न क्या है, अब इसमें इकोनॉमिकल नहीं होगा प्रोसेस, मतलब मैग्नीशियम हम Al2O3 को रिड्यूस करने के लिए ले रहे हैं और मैग्नीशियम बहुत ही महंगा है, मतलब रिड्यूस तो कर लेंगे हम इसको, लेकिन जो कॉस्ट है इस प्रोसेस की बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। मतलब एल्यूमिनियम मिला मेरे को 1 किलो और मैग्नीशियम यूज़ हो गया 2 किलो या कितना भी, और मैग्नीशियम है भी काफ़ी कॉस्टली, तो इसलिए क्या होगा, हम यूज़ नहीं करेंगे इसको, तो इकोनॉमिकल नहीं होगा, इसलिए कई बार यूज़ नहीं करते। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। क्वेश्चन है ये भी, ऐसे भी क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, वाई मैग्नीशियम इज नॉट यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ Al2O3 दो इट्स डेल्टा जी नॉट इज लेस देन डेल्टा जी नॉट ऑफ MgCMgO इज लेस देन डेल्टा जी नॉट ऑफ AlCl2O3। रीजन बिकॉज द प्रोसेस इज नॉट इकोनॉमिकल। तो जिसका कर्व नीचे उसका रिएक्टेंट ऊपर वाले कर्व के प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देगा, ये ध्यान रखना, जिसका कर्व नीचे उसका रिएक्टेंट ऊपर वाले कर्व के प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देगा। तो यही बातें थी सिंपल जो एलिगेंट डायग्राम में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इसके अंदर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट ये बहुत क्वेश्चन, जैसे आयरन वाला कर्व है, आयरन वाला कर्व इस तरह से चलता है कुछ, आयरन वाला कर्व Fe से FeO, Fe से FeO, तो इसको तो दोनों ही रिड्यूस कर देते हैं। Fe ये तो यहाँ पे कट हो गया कार्बन से, और आगे जाके कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कट हो जाएगा, तो इसलिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व तो है ही नीचे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, इसको लोअर टेम्परेचर पे ही रिड्यूस कर देगा कार्बन, और कार्बन जो है इस पॉइंट के बाद कार्बन भी रिड्यूस कर देगा। ये है Fe वाला कर्व, ये CO वाला कर्व, तो नीचे है CO का कर्व, इसलिए FeO को CO रिड्यूस कर देगा, और आगे जाके कार्बन पे कट हो रहा है ये, तो कार्बन भी रिड्यूस कर देगा। तो FeO को रिड्यूस करने के लिए आगे हम पढ़ेंगे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, FeO लोअर टेम्परेचर जोन पे, ध्यान देना इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, लोअर टेम्परेचर जोन पे CO जो है FeO से Fe बना देगा प्लस CO2, ये लोअर टेम्परेचर जोन पे हो गया, और हायर टेम्परेचर जोन पे Fe प्लस CO या Fe प्लस CO2 भी बन सकता है, दोनों ही रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना इसका। अब ये कर्व हो गया, Cu से Cu2O, इसका कर्व ऐसे जाता है यहाँ से, इसके जस्ट ऊपर से Cu से Cu2O, Cu से Cu2O, तो इसका कर्व को, मतलब किसी ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये बन ही नहीं रहा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट क्या है, पॉजिटिव चल रहा है इनका, ऊपर जाके पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं, पॉजिटिव, तो यानी Cu2O, इसको हीट करेंगे तो ये अपना थर्मल डिकम्पोजिशन से ही ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। ऐसे ही हमारा जैसे Hg हो गया, हीट किया, ये क्यों O2 रिलीज कर देता है, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव था इसका, तो इसलिए उल्टा प्रोसेस होगा इसके अंदर। अब ऐसे Ag2O है, ये क्यों ऑक्सीजन की एफिनिटी नहीं है इसकी, रीजन कर्व का डेल्टा जी नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसलिए 2Ag प्लस हाफ O2 मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर।
समझ आएगा कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना, जिसका कर्व ऊपर उसका ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, हीट करने पर वो टूट जाएगा। और इसी वजह से ना, अगर मैं S से SO2 का कर्व बनाऊं, S से SO2, या थोड़ा सा मैं डायग्राम और बता देता हूँ। ये कर्व तो पढ़ना ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है लिगम डायग्राम। क्वेश्चन इसके मैंने बताए हैं, और क्वेश्चन इसके हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन ये है, द चॉइस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, चॉइस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स। ट्रू है फॉल्स है ये? चॉइस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स। दिस इज 100% ट्रू। टेम्परेचर डिपेंड कर ही रहा है। जैसे Fe, एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल इसकी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो था लोअर टेम्परेचर जोन पे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, लोअर टेम्परेचर जोन पे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, बट कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट हायर टेम्परेचर जोन। तो ये एग्जाम्पल देख समझाते हैं कि नहीं है? चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स। जैसे ZNO को रिड्यूस करने के लिए कार्बन यूज हो सकता है अबव दिस टेम्परेचर, Zn+CO, और CO रिड्यूस नहीं कर सकता इसको। ऐसे ही मैग्नीशियम वाला एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम जो है Al2O3 रिड्यूस कर सकता है बिलो दिस टेम्परेचर, एंड अबव दिस टेम्परेचर Al कैन रिड्यूस MgO। ऐसी Mg be able to reduce SiO2 or not, और सिलिकॉन विल बी एबल टू रिड्यूस MgO और नॉट। तो उसका भी सेम आंसर है कि यहाँ पे सिलिकॉन वाला कर्व कोई आता है तो मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है SiO2 को, और सिलिकॉन भी कर देगा MgO को एट हायर टेम्परेचर। तो इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं NCERT के अंदर। और इसके अलावा ये क्वेश्चन क्या था, द चॉइस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक फैक्टर। क्वेश्चन था सपोर्ट योर ओपिनियन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल। 2 एग्जांपल देकर इसको सपोर्ट करना है। तो 2 एग्जांपल के मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। कार्बन मोनोऑक्साइड लोअर टेम्परेचर जोन पे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, हायर टेम्परेचर जोन पे कार्बन बिकम्स बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये दिखा दिया ना, कार्बन नीचे तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट लोअर टेम्परेचर जोन पे, हायर टेम्परेचर पे इधर कर्व नीचे आ रहा है तो ये हो जाएगा। और एग्जांपल, मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर देता है इस टेम्परेचर से पहले, उसके बाद Al रिड्यूस करेगा MgO को। समझिए कि नहीं है? और ZNO को रिड्यूस करने के लिए कार्बन बेटर चॉइस है, और FeO को रिड्यूस करने के लिए लोअर टेम्परेचर जोन पे CO बेटर चॉइस है, और हायर टेम्परेचर जोन पे कार्बन भी रिड्यूस कर देगा इसको, FeO को। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चॉइस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स, सपोर्ट योर ओपिनियन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। इस तरीके से। तो अब कर्व जो है इसी तरीके से बनने हैं। किसका कर्व नीचे है, किसका कर्व ऊपर है, मैंने हिंट तो दे दिया, NCERT का कर्व है पूरा। और अगर और पता करना है तो बहुत छोटी सी बात है, डेल्टा G0 वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है। नीचे जो होंगे ये क्या होंगे, कौन से ब्लॉक के, S ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इस टाइप से। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। जिंक के ऊपर क्या आ जाएगा, टिन आ जाएगा। टिन से टिन, ये समझ रहे, Zn से ZnO, टिन से टिन ऑक्साइड, Al से Al2O3, यहाँ Mg से Mg2, इस तरह से। यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, इसके Pb आ जाएगा। इसके ऊपर हमारा Cu आ गया, या इससे पहले आ गया Hg आ गया, फिर Cu आ गया। ये कर्व हैं सारे। और S से SO2 वाला कर्व, ये सारे कर्व्स आएंगे। और ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज से पता लग जाता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसका कर्व नीचे स्टार्ट होगा। ये चाहे तो हम दूसरा एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके थ्रू भी पता लग सकता है। अब ये अब S से SO2 जो है ना, उसका कर्व S+O2, ये SO2 गैस और S सॉलिड, सल्फर सॉलिड होता है। तो इसका कर्व भी कैसे चलेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट चलेगा। इसका कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट जाएगा S से SO2, ये जाएगा स्ट्रेट। तो सल्फर की एफिनिटी क्या है, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है। अब देखें, अब इस ये कर्व नीचे है Pb से भी, Pb से नीचे है कर्व इसका, Hg से नीचे है, Cu से नीचे है। तो यानी इस टेम्परेचर के बाद, या इन दोनों के तो डायरेक्ट ही कर देगा, इस टेम्परेचर के बाद S जो है उसकी SO2 बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए Pb से S को अलग कर देगा, Hg से S को अलग कर देगा, और Cu से S को अलग कर देगा, और जो O भी होगा उसके साथ ही अटैच हो जाएगा। तो ये सेल्फ रिडक्शन के लिए ये तीनों यूज हुए थे, Cu, Hg और Pb। Ag का कर्व भी ऐसे कुछ आसपास में होगा, Ag का कर्व भी ऊपर ही होगा, क्योंकि और इसी वजह से ये मेटल जो है ना, ये आसानी से, और ये गोल्ड और प्लेटिनम, ये कर्व तो और ऊपर, Au और Pt नॉवल मेटल्स हैं, इनकी एफिनिटी है ही नहीं ऑक्सीजन की तरफ, हीट करते ही ऑक्सीजन रिलीट कर देंगे, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते ये Pt और गोल्ड। क्यों, क्योंकि ये नॉवल मेटल्स हैं, इनके कर्व बहुत ऊपर है, डेल्टा G0 बहुत पॉजिटिव हो जाएगा इसका, यानी इनकी ऑक्साइड तो बनेंगी ही नहीं, ये अपने आप ही रिड्यूस करके क्या दे देंगी, प्लेटिनम और गोल्ड। और यहाँ सेल्फ रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये कर्व S से SO2 जब बना तो ये इन तीनों के कर्व Pb से PbS का, या और PbO का, या HgO का, CuO का, तीनों का कर्व क्या हो गया, ऊपर हो गया। सल्फर जो है उनके ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा और SO2 बना देगा।
तो इसलिए इन तीनों को क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन, इसलिए इन तीनों का सेल्फ रिडक्शन होगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर एफिनिटी ऑफ सल्फर फॉर ऑक्सीजन देन दीज मेटल्स, उनसे ऑक्सीजन खींच करके SO2 बना देगा ये। तो ये एलिगम डायग्राम था, इसकी लिमिटेशन मैंने बता दी है आपको, इसको ढंग से पढ़ना है और क्लियर करना है, 2-3 बार सुनना है इसको, तब जाके क्लियर होगा ये, बहुत ढंग से पढ़ना है इसको। ओके, नेक्स्ट टाइम से हम आगे करेंगे और एक्सट्रैक्शन हम पढ़ेंगे और रिडक्शन प्रोसेसेस पढ़ेंगे आगे। ओके ओके, थैंक्स।